हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 भौतिकी फिजिक्स का चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट 4 को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक निरक्षीय स्थिति में किसी दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करना, व्यंजक प्राप्त करना। और इस टॉपिक को 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का पूछा जाता है। जैसे बिहार के 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2022 तथा 2020 में इस टॉपिक को 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया था। इसके अलावा झारखंड 12th बोर्ड, यूपी 12th बोर्ड, एमपी 12th बोर्ड, राजस्थान 12th बोर्ड में भी, इसके अलावा क्लास 12 के अन्य स्टेट बोर्ड्स में भी इस प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। 12 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी यह टॉपिक, इस टॉपिक को सिलेबस में पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में इस टॉपिक के वीडियो को मैंने पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर रखा है, जिसे मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार में उनको यूट्यूब में सर्च कर इस चैप्टर के प्ले लिस्ट में इस टॉपिक को वॉच कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को शुरू किया जाए। निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के कारण या दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को व्युत्पन्न डिराइव करने के पहले दंड चुंबक की निरक्षीय स्थिति क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट को डिफाइन करना, को परिभाषित करना जरूरी है। किसी दंड चुंबक के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बिसेक्टर अर्थात दंड चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली उदग्र रेखा पर स्थित कोई बिंदु दंड चुंबक का निरक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाता है। अब निरक्षीय स्थिति में किसी दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को प्राप्त करने के लिए, माना कि Sn एक चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है, इसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m तथा चुंबकीय आघूर्ण जिसकी दिशा दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव S से उत्तरी ध्रुव N की ओर होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण M है, तथा इस दंड चुंबक के केंद्र O से d दूरी, स्मॉल d दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु, निरक्षीय स्थिति का बिंदु P है, जहां हम लोगों को पूरे चुंबक के कारण, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तथा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को व्युत्पन्न करना है, प्राप्त करना है। आप लोग नोट करें, माना कि दंड चुंबक की लंबाई Sn = 2L, चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M तथा प्रत्येक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी है, m है। चुंबकीय आघूर्ण M, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किसी दंड चुंबक में, क्षण चुंबक में, बार मैग्नेट में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जिसे कि इस डायग्राम में, इस चित्र में दर्शाया गया है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर तीर का निशान देकर।
अब दंड चुंबक के लंब समद्विभाजक मतलब दंड चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली उदग रेखा पर उसके केंद्र से दंड चुंबक के केंद्र से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो निरक्षीय बिंदु स्थिति का बिंदु की दूरी कितनी हो गई केंद्र से? OP = D। निरक्षीय स्थिति का बिंदु P की दूरी दंड चुंबक के केंद्र से OP = हो गया D। अब यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। दंड चुंबक के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को P बिंदु से मिलाया गया, जिससे पाइथागोरस प्रमेय से SP दूरी तथा NP दूरी दोनों √d² + L² के बराबर होगी। क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण SP² = लंब OP² प्लस आधार SO² दैट इज d² + L²। इसलिए SP = √d² + L², जिसे मैंने इस डायग्राम में भी SP दूरी तथा NP दूरी को √d² + L² दर्शाया है। तो इसलिए SP दूरी मतलब ऐसा कब हुआ? जब दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों मतलब दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव S तथा उत्तरी ध्रुव N को निरक्षीय स्थिति का बिंदु P से मिलाया गया है। तो इसलिए SP दूरी = NP दूरी SP = √d² + L²। यहाँ नीचे लिखा जाए क्योंकि डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करना है BN और BS को। SP = NP = √d² + L²। अब कूलॉम का चुंबकत्व में कूलॉम का नियम, पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति में दंड चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक में भी हमने चुंबकत्व में कूलॉम का नियम का उपयोग कर उस दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में नेट या कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। यहाँ फिर से कूलॉम का नियम चुंबकत्व में का उपयोग कर बारी बारी से पहले साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रवणता m है, नॉर्थ पोल का भी उतना ही है, समान है ध्रुव प्रवणता m, तो उसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकाल लें, ज्ञात कर लें। तो चुंबकत्व में कूलॉम का नियम से दक्षिणी ध्रुव दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S के कारण निरक्षीय स्थिति अर्थात P बिंदु दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर है BS। चुंबकीय क्षेत्र का संकेत B है, कैपिटल B, सफिक्स में S दे देंगे दक्षिणी ध्रुव के लिए साउथ, और वेक्टर सदिश राशि है तो तीर का निशान ऊपर, अब मॉड का संकेत दो समानांतर रेखाओं के बीच BS वेक्टर को रखा जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? μ0 कूलॉम का चुंबकत्व में कूलॉम का नियम से μ0/4π मल्टीप्लाइड बाई m दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है, अब बटा दूरी S साउथ पोल से मतलब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से निरक्षीय बिंदु P की दूरी, तो SP² कितना हो गया? √d² + L² का होल स्क्वायर, तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो केवल हम लिखेंगे d² + L², और यह समीकरण 1 हो गया। इसका उपयोग आगे भी होगा, जिसके हेल्प से हम पूरे चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर पाएंगे। और दिशा किधर होगी BS की? देखिए P बिंदु पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति का बिंदु पर मालूम करना है, तो वहाँ पर इकाई उत्तरी ध्रुव की कल्पना किया जाता है, और यहाँ दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? अपनी ओर अटैक करेगा। तो इसलिए यह दिशा किधर होगी? P से S की ओर होगी, साउथ पोल की ओर दिशा होगी इसकी, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जिसको हम BS से डिनोट करते हैं, BS संकेत के द्वारा। दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? P बिंदु से निरक्षीय स्थिति का बिंदु P से S की ओर होगी, क्योंकि साउथ पोल P बिंदु पर इकाई उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसे हम
इसे हम पीए संकेत से सूचित करते हैं। मतलब बीएस को हम पीए के द्वारा, पीए सदिश के द्वारा सूचित करते हैं। बीएस वेक्टर को दक्षिण ध्रुव, धन चुंबक के दक्षिण ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को, तो पीए दे दिया गया, पीए द्वारा निरूपित है बीएस। अब इसी प्रकार अब क्या होगा, धन चुंबक के दक्षिण ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, उसके कारण भी पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यह दिशा, चूंकि नॉर्थ पोल मतलब धन चुंबक का उत्तरी ध्रुव पी बिंदु पर इकाई उत्तरी ध्रुव को विकर्षित करेगा, तो इसलिए इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर होगी, मतलब नॉर्थ पोल से पी की ओर होगी, एनपी दिशा में होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीबी द्वारा। उस दिशा को पीबी द्वारा निरूपित करते हैं। और धन चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को हम निरूपित करेंगे किसके द्वारा, बीएन के द्वारा। ये बीएन है बी चुंबकीय क्षेत्र का संकेत, और एन हो गया किसके लिए, उत्तरी ध्रुव के लिए, नॉर्थ पोल के लिए, तो सफिक्स में एन दे दिया गया बी के। और दिशा किधर है, एन से पी की ओर, ऊपर की ओर, तो इसलिए विकर्षण बल है नॉर्थ पोल के द्वारा पी बिंदु पर इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इसलिए इसकी दिशा को हम पीसी दिशा में मान लेते हैं। ऊपर की ओर दिशा कौन है, पीसी, जिसके द्वारा बीएन धन चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पी पर, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र है बीएन, तो उसको पीसी की दिशा में रिप्रेजेंट किया गया है। तथा बीएस को दक्षिण ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पी से एस की ओर पीए के द्वारा निरूपित किया गया है बीएस को। अब दोनों का परिणामी क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज नियम से दोनों अलग अलग दिशाओं में निरूपित है, तो दोनों का परिणामी समानांतर चतुर्भुज नियम से निरूपित होगा किस दिशा में। अगर एक समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मेशन किया जाए, समानांतर चतुर्भुज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, समानांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए, तो उस सिचुएशन में बीएन तथा बीएस का परिणामी दोनों भुजाओं पीए तथा पीबी जिसके द्वारा बीएस तथा बीएन निरूपित हैं, उनके कटान बिंदु पी से गुजरने वाला विकर्ण से निरूपित होगा, और उस विकर्ण को हम पीडी दिशा में निरूपित किया गया है। तो ये समानांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया गया, तो परिणामी हो गया बी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, जो कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई वह हो गई पीडी दिशा में, जिसको हम पीडी दिशा में, जिसको तीर दे करके बाहर की ओर हमने दर्शाया है, जिसकी दिशा किधर है, जिसकी दिशा ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में है। मतलब अगर इकाई सदिश के रूप में लिखा जाए, इसको वेक्टर फॉर्म में इसके व्यंजक को लिखा जाएगा, धन चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में कुल चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो उसमें माइनस आई कैप देना होगा। या जो चुंबकीय आघूर्ण है जिसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से धन चुंबक में उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उसकी दिशा के विपरीत है। अब तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विकर्ण की ओर हो गई, सही समानांतर चतुर्भुज पी बिंदु पर जो निर्मित किया गया। अब यहाँ पर दोनों का घटक हम लेना चाहते हैं, बीएन का बी की दिशा में और बीएस का भी घटक। तो यह इसके लिए धन चुंबक के दक्षिण ध्रुव एस को पी से मिलाने वाली रेखा द्वारा चुंबकीय अक्ष के साथ, एसएन के साथ बना हुआ कोण कितना है, थीटा है। और उसी ढंग से दूसरे सिरे पर दक्षिण ध्रुव से पी बिंदु, निरक्षीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा भी चुंबकीय अक्ष एसएन से एनएस पर बना कोण कितना है, यहाँ एन बिंदु पर भी बना कोण जो है, एन बिंदु से जो रेखा माने चुंबकीय अक्ष जो खींचा गया है, कल्पना की गई है, वहाँ पर भी कोण कितना है, थीटा है। तो ये थीटा है। एस पर भी कितना कोण बन रहा है, थीटा, और एन पर भी जो है माने एसएन के द्वारा, माने चुंबकीय अक्ष के द्वारा साउथ पोल तथा पी को मिलाने वाली रेखा द्वारा भी चुंबकीय अक्ष के साथ कोण कितना है, एस बिंदु पर थीटा है, और एन बिंदु पर भी कोण कितना है, थीटा है, चुंबकीय अक्ष के साथ एनपी रेखा के द्वारा। तो अब जो ज्यामिति से क्या होगा, ये कोण थीटा है, एस बिंदु पर जो निर्मित कोण है चुंबकीय अक्ष की दिशा से एसपी रेखा को मिलाने वाली रेखा के द्वारा, ये थीटा कोण है। तो दो समानांतर रेखाओं को, एक तिरछी रेखा, अगर एसपी तिरछी रेखा हो गई और पीडी यहाँ पर समानांतर रेखा है एसएन के, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण थीटा हो गया, कोण ए पी डी बराबर थीटा। और उसी ढंग से संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण कौन हो गया, एनएस, मतलब ये चुंबकीय अक्ष है, और उसके एनएस के एन बिंदु पर एनपी रेखा द्वारा जो बना कोण है वह कितना है, थीटा है। तो ये संगत कोण हो जाएगा कौन, डी पी या सी पी डी, ये भी संगत कोण थीटा हो गया। तो बीएन तथा बीएस के बीच का कोण कितना हो गया, अब निकल गया, बीएन एवं
बी एन एवं बी एस के बीच का कोण 2 थीटा, बी एन एवं बी एस के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, बीच का कोण बराबर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा हो गया। तो अब हम बी एन तथा बी एस का घटक लेना चाहते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है पी डी की दिशा में, या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा में। तो बी एन का घटक कितना हो जाएगा, इधर बी एन का घटक हो गया, थीटा झुकाव कोण है पी डी दिशा के साथ, तो बी एन कॉस थीटा, बी एन कॉस थीटा, और उसी ढंग से बी एस, बी एन का मान कितना होगा, बी एन का मान भी उतना ही होगा। बी एन क्या है, धन चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एन के कारण निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय स्थिति का बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मान हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बी एन वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन, अब दूरी कौन होगी, एम ध्रुव प्रबलता है उत्तरी ध्रुव की, और दूरी कौन है, एन पी है, तो एन पी स्क्वायर, एन पी कितना हो जाएगा, √d² प्लस एल स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर है तो केवल d² प्लस एल स्क्वायर। तो बी एन और बी एस दोनों समान हो गया, समीकरण नंबर 2 है। और बी एस की दिशा किधर है, पी एस की दिशा में है, ये पी एस दिशा में बी एन है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 के नीचे, पी एस दिशा में बी एस है जिसे पी ए द्वारा दर्शाया गया है। और उसी ढंग से बी एन की दिशा किधर होगी, उत्तरी ध्रुव, धन चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी एन वेक्टर का मॉड μ0/4 पाई इंटू एम अपॉन d², √d² का d² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो केवल d² प्लस एल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी, बी एन की दिशा होगी एन पी दिशा में, जिसे पी सी द्वारा दर्शाया गया है, तो एन पी दिशा में इसको लिख सकते हैं ऊपर की ओर। और बी एस की दिशा किधर है, बी एस की दिशा पी एस दिशा में नीचे की ओर है, जिसे पी ए द्वारा दर्शाया गया है। तो बी एन का घटक तो हो गया क्षैतिज दिशा में बी एन कॉस थीटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण की दिशा में, लेकिन इसका एक उधर घटक भी होगा जो y अक्ष के अनुरेख होगा, किधर, बी एन साइन थीटा उधर दिशा में, लंब समद्विभाजक के ही दिशा में ऊपर की ओर होगा, उधर दिशा में ऊपर की ओर होगा। क्योंकि उधर दिशा से इस बी एन पी सी दिशा में निरूपित है, तो उधर दिशा से कोई झुकाव कोण नहीं है, इसलिए कितना घटक हो जाएगा, बी एन का घटक, लंबवत घटक, दूसरा घटक, क्षैतिज घटक तो -x अक्ष के अनुरेख है बी एन कॉस थीटा, और उधर घटक हो गया कितना, बी एन साइन थीटा ऊपर की ओर। और नीचे की ओर दूसरा घटक माने बी एस का, मतलब साउथ पोल के कारण, दक्षिण ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा, क्योंकि बी एस की दिशा नीचे की ओर है, इसलिए यह बी एस की दिशा होगी, बी एस वेक्टर की दिशा होगी, नीचे की ओर बी एस वेक्टर का घटक दर्शाना होगा। बी एस वेक्टर कितना होगा, साइन थीटा, बी एस साइन थीटा हो गया, बी एस का उधर घटक वाई अक्ष के अनुरेख, लेकिन नीचे की ओर बी एस साइन थीटा, क्योंकि उधर दिशा से कोई झुकाव कोण बी एस का नहीं है, बी एस की दिशा में निरूपित है पी एस दिशा में, जिसको पी ए के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका झुकाव कोण क्षैतिज दिशा के साथ है, बी एस का झुकाव कोण क्षैतिज दिशा पी डी की दिशा में है, जिधर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन उधर दिशा जो लंबवत उधर दिशा है -y अक्ष की दिशा में नीचे की ओर, उधर कोई झुकाव कोण नहीं है, तो उधर घटक हो जाएगा बी एस का होगा, घटक होगा नीचे की ओर बी एस साइन थीटा, जबकि बी एन का घटक उधर घटक ऊपर की ओर बी एन साइन थीटा होगा। चूंकि बी एन तथा बी एस का मैग्नीट्यूड सेम है, मापांक समान है, इसलिए क्या होगा, बी एन बराबर बी एस, इसलिए बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण दोनों 1 एवं 2 से बी एन का मॉड और बी एस का मॉड दोनों क्या है, समान है। तो इसलिए बी एन साइन थीटा और बी एस कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट लाइन पर है, ठीक विपरीत रेखा पर है, विपरीत दिशा में, और दोनों का मान बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, संतुलित कर लेगा। तो इसलिए बी एन साइन थीटा इज इक्वल टू बी एस साइन थीटा, इसको समीकरण 3 दे दिया जाए। तो इसलिए उधर दिशा में कोई घटक अक्रियाशील, मतलब चूंकि दोनों घटक एक दूसरे को संतुलित कर लिया, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, तो इसलिए अब पी बिंदु पर केवल क्षैतिज दिशा में ही दोनों घटक, माने दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के, मतलब बी एन तथा बी एस के घटक कितना हो गया, बी एन का घटक हो जाएगा बी एन कॉस थीटा चुंबकीय क्षेत्र पी डी दिशा में, विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की दिशा में, और बी एस का घटक भी पी डी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, या समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण की दिशा में कितना होगा, बी एस कॉस थीटा होगा, बी एस कॉस थीटा। तो इस प्रकार पी बिंदु पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा
धन चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव के कारण वह कितना हो जाएगा, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, क्योंकि बी एन साइन थीटा और बी एस कॉस साइन थीटा एक दूसरे को संतुलित कर दिया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण तथा बी एन तथा बी एस का मापांक समान होने के कारण दोनों का मान कितना है, बी एन का मॉड और बी एस का मॉड इजकल टू μ0/4 इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए अब पी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया जाए। तो पी बिंदु पर धन चुंबक के दोनों ध्रुवों के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों घटक ऐड हो जाएंगे क्षैतिज दिशा में माइनस एक्स की दिशा में, पीडी दिशा में या चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में दोनों घटक बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। इसलिए निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय बिंदु पी पर धन चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर, इसलिए दंड चुंबक के धन चुंबक के निरक्षीय स्थिति का बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मतलब दोनों चुंबकीय ध्रुवों के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, क्षेत्र का मान बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू दोनों घटक बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा पी डी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ा जाए, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। अब चूंकि बी एन बराबर बी एस है, यहाँ बी एन बराबर बी एस है, तो इसलिए बी एस की जगह बी एन लिखा जा सकता है, बराबर है बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा बराबर है, चूंकि बी एन तथा बी एस दोनों बराबर है। और ये हो गया बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, बी एस की जगह बी एन रखने पर टू बी एन कॉस थीटा, 2 इंटू बी एन कॉस थीटा, 2 इंटू बी एन कॉस थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, बी एन का मान और बी एस का मान, मैंने बी एन का मान रख देंगे, बी एन का मान समीकरण 2 से इसमें पुट कर देंगे और कॉस थीटा का मान भी चित्र से समकोण त्रिभुज एस ओ पी में या एन ओ पी दूसरे समकोण त्रिभुज में भी कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। और बी का मॉड बी हो गया कैपिटल बी इजकल टू कुल चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति के बिंदु पी पर बराबर है 2 और बी एन का मान कितना हो गया, μ0/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना कॉस थीटा समकोण त्रिभुज एस ओ पी में कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार हो गया बेस एस ओ, कर्ण हो गया एस पी, मतलब आधार एल और कर्ण हो गया कितना, एस पी इजकल टू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया एल अपॉन कॉस थीटा का मान एल अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रूट नीचे में डिनोमिनेटर में हर में, इस इक्वेशन के हर में डिनोमिनेटर में रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, जिसका वैल्यू कितना हो गया, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ गुने डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1, दैट इज 1 + 1/2, क्योंकि पावर क्या होता है, गुना में दो टर्म का गुणनफल होता है, तो उसमें उसका जो उसके घातांक होते हैं, पावर होते हैं, वह ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है और प्लस गुने डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो b बराबर हो गया, इसलिए b इजकल टू 2 इंटू μ0/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई m। अब m इंटू 2 जो पहले टर्म है, इसको l के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू 2l, तो उससे क्या होगा, एक सदिश राशि प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षण धन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जिसका मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल M। तो m गुने 2 जो टर्म पहले है 2 cos थीटा हुआ है, तो मतलब 2 bn cos थीटा हुआ है कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति का बिंदु पर पी पर, तो 2 को अब हम 2 इंटू एल कर देते हैं, तो m इंटू 2l, जिससे कि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M प्राप्त हो जाएगा, अपॉन हर में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 और m इंटू स्मॉल m इंटू 2l को क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, धन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो इसलिए फाइनल रिजल्ट अब हमारा आ गया
बी वेक्टर ये बी वेक्टर का मॉड, मतलब पी बिंदु पर धन चुंबक के निरक्षीय स्थिति का बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी वेक्टर का मॉड इजकल टू बी इजकल टू क्या हो गया, μ0/4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m इंटू 2l, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M हो गया, स्मॉल m ध्रुव पर उलटा है, और अपॉन d² प्लस l² का पावर 3/2। और इसे समीकरण यह लास्ट समीकरण है, 2 3 4 हो, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। और यह अभिष्ट व्यंजक है b इजकल टू μ0/4 m अपॉन d² प्लस l² 3/2। यह निरक्षीय स्थिति में किसी धन चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। आप लिख सकते हैं यह अभिष्ट व्यंजक है, यह अभिष्ट व्यंजक है जो हमें व्युत्पन्न करना था, अभिष्ट व्यंजक। अब इस व्यंजक में धन चुंबकीय निरक्षीय स्थिति में किसी निरक्षीय स्थिति में धन चुंबक बार मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया गया है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण को इसमें व्यक्त किया गया है। अब इसे सदिश रूप में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है समीकरण 4 को, जो अभिष्ट व्यंजक है। तो सदिश रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो क्या है, दिशा किधर है, जैसा कि मैंने बताया कि पी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति का बिंदु पी पर किसी धन चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कि जिसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से एस से उत्तरी ध्रुव एन की ओर होती है, उसके विपरीत दिशा में है, मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, बीडी दिशा में है, इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष है। तो इसलिए समीकरण 4 को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। तो सदिश रूप में क्या होगा, कैपिटल बी वेक्टर का मॉड मापांक था केवल बी, अब बी वेक्टर लिखना होगा, बी सदिश, बी पर तीर देना होगा, μ0 बटा बी वेक्टर इजकल टू μ0/4 मल्टीप्लाइड बाई, अब m क्या है, m तो मापांक है चुंबकीय आघूर्ण का, तो m वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन मापांक तो है और इसकी दिशा दिखा दिया जाए, m वेक्टर अपॉन d² प्लस l² 3/2 लिखते हैं। लेकिन और क्लियर करने के लिए m वेक्टर की दिशा किधर है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, तो इकाई सदिश के रूप में लिख दिया जाए। तो b बराबर b वेक्टर b सदिश इजकल टू μ0/4 m अपॉन d² प्लस l² पावर 3/2, और यहाँ बगल में माइनस आई कैप, यहाँ माइनस आई कैप क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। और यह समीकरण 5 हो गया, जो कि निरक्षीय स्थिति में किसी धन चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक को सदिश रूप में व्यक्त किया गया है। अब इसमें एक विशेष स्थिति पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि हमने अक्षीय स्थिति में भी किया था, स्पेशल केस। और स्पेशल केस क्या है, यदि धन चुंबक की लंबाई बहुत कम हो, तो उस सिचुएशन में धन चुंबक बहुत छोटा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो l² दूरी होगी, मतलब l जो दूरी है, मतलब l दूरी कौन सा है, छह चुंबक की लंबाई, धन चुंबक की लंबाई 2l है, उसकी आधी दूरी l है, तो l का स्क्वायर जो होगा वह धन चुंबक का केंद्र से निरक्षीय स्थिति का बिंदु P की दूरी d² से काफ़ी बहुत छोटा होगा। मतलब l² को हम लिख सकते हैं डबल लेस का चिन्ह दे करके, l² इज टू मच इज वेरी स्मॉलर देन d², बहुत छोटा है l² का मान। तो यदि दंड चुंबक बहुत छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, l² क्षण चुंबक की या धन चुंबक की लंबाई, इस सार्थक लंबाई का आधा डिस्टेंस l हो गया, उसका वर्ग l², यहाँ डबल लेस का चिन्ह दे रहे हैं, माने बहुत छोटा है, इससे d² से, d किसकी दूरी है, धन चुंबक का केंद्र से निरक्षीय स्थिति का बिंदु P की दूरी है। तो अब ऐसी स्थिति में जब l² का वैल्यू काफ़ी बहुत छोटा होगा d² से, तो समीकरण 5 में या समीकरण 4 में भी, समीकरण 5 सदिश रूप है चुंबकीय क्षेत्र का, और 4 में चुंबकीय क्षेत्र का निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का P बिंदु पर मापांक ज्ञात किया गया है समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 या 5 किसी में रख सकते हैं, किसी में किया जा सकता है यह अप्रॉक्सीमेशन जो हमने सपोज किया है यहाँ पर, l² बहुत छोटा है d² से। तो समीकरण 4 में d² की तुलना में l² को क्या करना होगा, नेगलेक्ट करना होगा,
छोड़ा जा सकता है, चूँकि एल स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी स्मॉलर है, बहुत छोटा है डी स्क्वायर से। तो समीकरण 4 में डी स्क्वायर की तुलना में, समीकरण 4 के हर में डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करने पर, छोड़ने पर क्या होगा, हमें समीकरण 4 से प्राप्त होगा, समीकरण 4 से। इसलिए समीकरण 4 से रिजल्ट क्या मिलेगा, बी कैपिटल बी इजकल टू μ0/4 मल्टीप्लाइड बाई एम कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का मान धन चुंबक का। अब यहाँ पर एल स्क्वायर को डी स्क्वायर की तुलना में डिनोमिनेटर में, हर में हम छोड़ रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर केवल टर्म बचेगा, एल स्क्वायर को हटा दें तो डी स्क्वायर का पावर 3/2, और डी स्क्वायर का पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका पावर क्यू। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, केवल डी होगा, और उसका पावर क्यू तो केवल डी क्यू हो जाएगा, m/dq। और यही रिजल्ट है। बी के जगह यहाँ सफिक्स में EQ दिया जा सकता है। EQ का मतलब है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति को इक्वेटोरियल कहा जाता है। तो इक्वेटोरियल का शॉर्ट फॉर्म EQ डॉट दे करके भी निरक्षीय स्थिति में धन चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में आपने बी लिखा है तो BEQ सफिक्स में EQ डॉट से उसे चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति के बिंदु को, निरक्षीय स्थिति का बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को बी कैपिटल B मापांक के रूप में लिखना है तो BEQ डॉट, और सदिश रूप में लिखना है तो B सदिश B वेक्टर EQ डॉट। तो ये आ गया BEQ डॉट इजकल टू μ0/4 m कैपिटल M/dq। कब, और यह इक्वेशन 6 है, कब यह होगा, जब क्षण चुंबक धन चुंबक बहुत छोटा है, उस स्थिति में। अब हम अगर इसकी तुलना करें कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में धन चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना अगर किया जाए किसी छोटे चुंबक के लिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि बी एक्सियल को हमने ऑब्टेन किया था, Bx इजकल टू μ0/4 2m/dq। और अगर निरक्षीय स्थिति में भी अगर धन चुंबक के केंद्र से निरक्षीय स्थिति का बिंदु की दूरी स्मॉल डी ही है, जितना कि हमने धन चुंबक के केंद्र से अक्षीय स्थिति के केस में P बिंदु अक्षीय बिंदु की दूरी को लिया था, वह भी दूरी डी, यहाँ भी दूरी डी। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, धन चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वेटोरियल BEQ डॉट इजकल टू μ0/4 स्मॉल कैपिटल M/dq। तो रिलेशन क्या आ गया, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल इजकल टू क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि बी एक्सियल में हमने ऑब्टेन किया था अक्षीय बिंदु पर धन चुंबक के केंद्र से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी एक्सियल BAX इजकल टू μ0/4 2m/dq छोटे चुंबक के लिए। और यहाँ पर हमने निरक्षीय स्थिति में अभी समीकरण 6 में ऑब्टेन किया धन चुंबक के केंद्र से उतनी ही दूरी डी दूरी पर, जितना कि अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु की दूरी लिया गया था। तो डी दूरी पर धन चुंबक के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र, छोटे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कैपिटल BEQ डॉट मतलब इक्वेटोरियल, निरक्षीय स्थिति को इक्वेटोरियल कहा जाता है, बराबर μ0/4 कैपिटल M/dq। दोनों को अगर डिवाइड कर दें, दोनों की अगर तुलना करें तो बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल क्या बचेगा, μ0/4 M/dq दोनों टर्म में है, कैंसिल हो जाएगा। तो चूँकि बी इक्वेटोरियल में 2 टर्म है, 2 फैक्टर है, तो 2 रहेगा और नीचे में 1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो आपका संबंध हो गया ये बी एक्सियल छोटे चुंबक के कारण बी एक्सियल एवं बी इक्वेटोरियल BEQ डॉट में संबंध हो गया किसी छोटे चुंबक के लिए, किसी छोटे चुंबक के लिए। और इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है प्रीवियस ईयर्स में, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, विभिन्न 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं कि समान दूरी पर धन चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति, एक छोटे धन चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु तथा निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है 1:2, पहला विकल्प होगा। दूसरा विकल्प B होगा 2:1, तीसरा विकल्प हो सकता है 3:1, चौथा हो सकता है 4:1। तो सही विकल्प होगा 2:1। किसी छोटे धन चुंबक के कारण उसके केंद्र से समान दूरी D पर स्थित अक्षीय स्थिति का बिंदु तथा निरक्षीय स्थिति का बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात हो जाएगा कितना, बी एक्सियल बटा बी इक्वेटोरियल इजकल टू 2:1, 2:1। तो किसी छोटे दंड चुंबक के लिए क्या होगा, दंड चुंबक के लिए
बी एक्सियल एवं बी इक्वेटोरियल में संबंध। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र धन चुंबक के कारण, छोटे धन चुंबक के कारण, और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध क्या हो जाएगा? बी एक्सियल बी एक्स अपॉन बी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2:1। माने हमने लिखा μ0 बी एक्सियल कितना है? छोटे धन चुंबक के केंद्र से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π 2m अपॉन DQ अपॉन μ0/4π इंटू M/DQ। μ0/4π से अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। M/DQ से M/DQ भी कैंसिल हो गया, तो 2/1 आ गया, 2:1 हो गया। ये बी एक्सियल लिखा जा सकता है, अर्थात अनुपात के रूप में बी एक्सियल अनुपात बी इक्वेटोरियल बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1, 2 अनुपात का चिन्ह, 2 बिंदु थोड़ा हट के इंटू 1। तो यह रिजल्ट भी हुआ। तो यह निरक्षीय स्थिति में किसी धन चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को डिस्कस करने के बाद हमने किया है, उसमें एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशन हमने बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, या उसमें उसके आंसर में तो इक्वेशन 6 तक लास्ट हो गया, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे चुंबक के कारण ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण 6 तक। ऐसे तो समीकरण 4 एवं 5 में ही फाइनल एक्सप्रेशन, समीकरण 5 में सदिश रूप में था कुल चुंबकीय क्षेत्र धन चुंबकीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, और समीकरण 4 में कुल चुंबकीय क्षेत्र धन चुंबक के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का व्यंजक था 4 में, और 5 में सदिश रूप में दिखाया, और 6 में छोटे चुंबक के कारण कितना होगा निरक्षीय स्थिति के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो वह बी इक्वेटोरियल इक्वल टू μ0/4π मल्टीप्लाइड बाई M/DQ। तब इसके साथ यह वीडियो पूरा होता है, समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। क्योंकि वीडियोज़ को लाइक करने में तथा चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई GST सरकार को देय नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।